नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। संसद समाचार में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं लोकसभा से। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अपनी पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी को पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट में हिंसा पीड़ितों से नहीं मिलने देने का विषय बृहस्पतिवार को लोकसभा में उठाया और इसे लोकतंत्र पर प्रहार करार दिया। गोगोई ने कहा कि सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल के रामपुरहाट के बुगतुई गांव में मंगलवार तड़के हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें रामपुरहाट से 90 किलोमीटर दूर ही रोक रखा है। गोगोई ने कहा कि यह लोकतंत्र पर प्रहार है। सदन में तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस घटना पर टिप्पणी की थी, जिसकी हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने गृह मंत्री अमित शाह से बात की। बंदोपाध्याय ने कहा कि शाह ने उनकी बात पूरी तरह से सुनी और कहा कि इस विषय पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में आज वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दिया। गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 में जब सरकार आई थी तो अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर रही थी, लेकिन विदेशी मुद्रा की स्थिति गंभीर थी। लोग निवेश करने में संकोच करते थे तथा छोटे बड़े उद्यमों को कारोबार को लेकर शंकाएं थी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में आधारभूत सुधारों की बात कही और इस बात पर जोर दिया कि विकास कुछ राज्यों तक सीमित न रहे, पूरे देश में समान रूप से होना चाहिए। गोयल ने कहा कि कमजोर मुद्रा एवं अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए मोदी सरकार ने 7 वर्ष में पारदर्शी व्यवस्था, परिणामोन्मुखी प्रशासन, भेदभाव रहित कार्यमुक्त तथा नवोन्मुखी वित्त पोषण के मॉडल पर काम किया है। उन्होंने कहा कि इसका ही परिणाम है कि आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में तीसरे स्थान पर है तथा उनके मंत्रालय में आज 65,000 स्टार्टअप पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आधारभूत ढांचा पाइपलाइन के तहत 100 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं देश के समक्ष रखी जा रही हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार इस्पात क्षेत्र, सेमीकंडक्टर क्षेत्र, मोबाइल एवं बैटरी क्षेत्र जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों पर खास ध्यान दे रही है, जिन पर पहले ध्यान नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि हम देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तब इसके लिए बैटरी की जरूरत होगी और बैटरी विनिर्माण एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अगर आज कदम नहीं उठाया गया तब विदेशों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने को प्रयासरत है। गोयल ने कहा कि जहां तक निवेश की बात है, भारत ही निवेश का स्थल है। पूरी दुनिया के निवेशक भारत आ रहे हैं। पिछले 7 वर्षों तक लगातार हर वर्ष देश में अधिक निवेश आया है। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 630 अरब डॉलर है और देश दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए वर्ष 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को मंजूरी प्रदान की। लोकसभा में आज वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा की शुरुआत हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कहा कि हाल ही में आई प्रसन्नता रिपोर्ट में भारत का स्थान 136वां है। इससे पहले वैश्विक भूख सूचकांक और प्रेस की स्वतंत्रता के सूचकांक में भी भारत का स्थान बहुत पीछे है। उन्होंने एक कॉरपोरेट समूह का उल्लेख करते हुए कहा कि बंदरगाहों को निजी लोगों को सौंपा जा रहा है। प्रतापन ने कहा कि आदिवासी समुदाय के बाद मछुआरा दूसरा ऐसा समुदाय है जो सबसे ज्यादा उपेक्षित है। उन्हें समुद्री आपदा और कई अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जब वे मछली पकड़ने जाते हैं तो उनके लिए ये बहुत जोखिम भरा काम होता है। उन्होंने कहा कि एक मछुआरा परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से उन्हें पता है कि उनकी क्या तकलीफें हैं। उन्होंने कहा कि मछुआरों के कल्याण के लिए एक पूरा पैकेज दिया जाना चाहिए। प्रतापन ने कहा कि सैकड़ों मछुआरे पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडोनेशिया की जेलों में हैं तथा उनकी बहुत सारी नौकाएं जब्त की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग करके इनकी मदद करनी चाहिए। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के दिलीप सैकिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पोत परिवहन क्षेत्र में चौतरफा विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री संस्थाओं को मजबूत बनाया गया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि समुद्री व्यापार में भारत का हिस्सा बढ़ा है। सौके ने कहा कि पोत परिवहन से संबंधित कुछ कानूनों में जरूरी संशोधन किए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में भारत की स्थिति बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि किसी को यह बात रास ना आए, लेकिन 7 वर्षों में जो काम हुआ है उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। सौकिया ने के अनुसार सरकार के कदमों के चलते बड़े बंदरगाहों की आय में बढ़ोतरी हुई है। 2014 के बाद समुद्री पर्यटकों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल कूटनीतिक प्रयासों के चलते बांग्लादेश के साथ समझौता हुआ और मालवाहक जहाज की सेवा आरंभ हुई। सैकिया ने कहा कि जलमार्ग के जरिए निर्यात को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया और आशा है कि ये जल्द पूरा हो जाएगा।
द्रमुक के डॉक्टर वी कलानिधि ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में बंदरगाहों का विकास हुआ है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इनमें से कितने सार्वजनिक क्षेत्र के हैं और कितने निजी क्षेत्र के। द्रमुक सदस्य ने सागरमाला परियोजना के लिए अधिक बजटीय आवंटन और नए बंदरगाहों का समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा किए जाने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल ने कहा कि बंदरगाहों के आधुनिकीकरण की सागरमाला परियोजना से उल्टा इन बंदरगाहों को नुकसान पहुंचा है। वहीं वाईएसआरसीपी के लावू देरवालू ने कहा कि मंत्रालय को पिछले साल की तुलना में 33% का कम बजट आवंटित किया गया। ऐसे में पता नहीं संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे और परियोजनाएं कैसे पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि एक पत्तन के लिए केंद्र और राज्यों के 20 मंत्रालयों से अनुमति लेनी होती है। इसे एकल खिड़की व्यवस्था के तहत लाया जाना चाहिए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए शिवसेना के राजेंद्र गावित ने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्ग कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि नदियों में मार्ग को लेकर भी झगड़े हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस के फ्रांसिस्को सरदिना ने सरकार से स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान रखने का अनुरोध किया। भाजपा के जनार्दन सिग्रीवाल ने कहा कि यह सरकार बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रही है, जिसका लाभ देश को मिल रहा है। राकपा के सुनील तटकरे ने कहा कि जलीय संस्कृति को खेती का हिस्सा मानते हुए जलीय संस्कृति को देश में बढ़ावा देना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड के आलोक कुमार सुमन ने कहा कि विश्व स्तरीय आधारभूत अवसंरचना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएम गतिशक्ति की शुरुआत की गई, जिसमें पोत परिवहन प्रमुख है। आईयूएमएल के ईटी मोहम्मद बशीर ने कहा कि पोत परिवहन संबंधी योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को मछुआरों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। बीजू जनता दल के अनुभव मोहंती ने कहा कि पोत परिवहन मंत्रालय के बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन के क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त बजट का होना जरूरी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एएम आरिफ ने दावा किया कि इस सरकार में कई प्रमुख बंदरगाहों को कॉरपोरेट समूह के सुपुर्द कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि आजादी के इतने वर्ष बाद जीडीपी में बंदरगाहों की हिस्सेदारी 1% है, जिसका मतलब है कि पहले की सरकारों में पर्याप्त काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पोत परिवहन में विकास ने गति पकड़ी। एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि बाढ़ पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए, क्योंकि असम के लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि पोत मंत्रालय उसे इस वित्त वर्ष के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल नहीं कर पाया है। उन्होंने केरल की कुछ पोर्ट परियोजनाओं का विषय उठाते हुए सरकार से इन पर ध्यान देने का आग्रह किया है। बसपा के दानिश अली ने कहा कि विनिवेश या निजीकरण के नाम पर रणनीतिक महत्व वाली चीजें किसी एक कॉर्पोरेट को नहीं दी जानी चाहिए। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि पुराने समय से यह तथ्य रहा है कि जिसने समुद्र पर राज किया उसने विश्व पर राज किया और इसी रास्ते से दुनिया भर में सभ्यता का प्रसार हुआ है। उन्होंने कहा कि एक समय था कि जब मगध साम्राज्य में और कौटिल्य के समय पश्चिमी तट से व्यापार होता था, लेकिन आजादी के बाद देश के समुद्री तट और बंदरगाह उपेक्षित होते रहे। पूर्व पोत परिवहन मंत्री मांडविया ने कहा कि 2016 में उन्होंने देखा कि समय के साथ बंदरगाहों में बदलाव नहीं होने से नुकसान हुआ, क्योंकि जो आधुनिकीकरण एवं सुधार होना चाहिए था वह नहीं हुआ था। मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने बदलते वक्त की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पोत परिवहन क्षेत्र में विधायी, ढांचागत एवं व्यवस्थागत सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए कई कानूनों को समाप्त किया गया और कई में सुधार किया गया है। मांडविया ने कहा कि लाइट हाउस अधिनियम इनमें प्रमुख है। अब देश में मौजूद लाइट हाउसों को का सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत पर्यटन के लिए विकास किया जा रहा है। मंत्री ने भी कहा कि इसके साथ ही अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 और बंदरगाह प्राधिकार अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। मांडविया ने कहा कि समय के साथ जरूरी बदलाव और सुधार किए गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप नौवहन क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। वहीं चर्चा का जवाब देते हुए पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बंदरगाह नीति, औद्योगिकीकरण, तटीय सामुदायिक विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही, जिससे हर क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार देश के पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ मिलकर निजी सार्वजनिक साझेदारी यानी कि पीपीपी के तहत बंदरगाहों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वर्ष 2022-23 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटिन के माध्यम से बृहस्पतिवार को मंजूरी प्रदान कर दी। और अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज भोजनावकाश से पहले शून्यकाल और प्रश्नकाल सामान्य ढंग से
चला और विभिन्न दलों के सदस्यों ने लोकमत के कई मुद्दे उठाए। भोजनावकाश के बाद सदन में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा को पूरा किया गया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चर्चा का जवाब दिया। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर डीपी वत्स ने एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि 1967 के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त विधायक दल की सरकारों को कार्यकाल के बीच में ही बर्खास्त किया गया तथा इसके बाद देश में एक राष्ट्र लगातार चुनाव की स्थिति हो गई। अलग अलग समय पर होने वाले चुनावों को देश के संसाधनों पर बड़ा भार बताते हुए वत्स ने कहा कि राष्ट्र हित को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी राजनीतिक दलों या वह चाहे सरकार में हो या विपक्ष में से आग्रह करूंगा कि 10 विषय पर एक आम सहमति बनाई जाए। इसके लिए कोई रास्ता निकाला जाए ताकि देश के संसाधनों पर भार कम हो और 5 साल में एक बार विधानसभा, लोकसभा और शहरी निकायों के चुनाव हो। ऐसा होता है तो देश हित में बहुत अच्छा होगा। ओडिशा से बीजू जनता दल के सदस्य मुजीबुल्लाह खान ने राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की छाया वर्मा ने प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसके लाभ का दायरा बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस की अमी याग्निक ने बेघर बच्चों का मामला उठाते हुए कहा कि सरकार को इनके आंकड़े इकट्ठे कर इनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल यानी कि ईएसआईसी की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाते हुए इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के रूप में विकसित करने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस के लुजिनो फ्लेरियो ने प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से गोवा की नदियों और वहां के पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी तय करने के संबंध में समीक्षा करने और उसकी पद्धति सुझाने के लिए बनी सतपति समिति का उल्लेख किया और कहा कि इसकी रिपोर्ट पर आज तक चर्चा नहीं हुई और फिर एक विशेषज्ञ समिति बना दी गई। शून्यकाल में बीजू जनता दल की ममता मोहंता ने मयूरभंज जिले में इस्पात कारखाना खोले जाने, कांग्रेस के फूलो देवी नेताम ने मनरेगा के तहत छत्तीसगढ़ में बकाया राशि को जारी करने और मनोनीत सदस्य नरेंद्र यादव ने विभिन्न जेलों में बंद महिला कैदियों व उनके बच्चों की स्थिति का मुद्दा उठाया। सदन में कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विजय चौक पर प्रदर्शन करने के बाद संसद की ओर लौट रहे विपक्षी सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के जवानों ने धक्का मुक्की की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने वेणुगोपाल से कहा कि वह इस घटना की विस्तृत जानकारी उन्हें भेजे ताकि वह आवश्यक कार्रवाई कर सके। भोजनावकाश के बाद सदन में रेल मंत्रालय के कामकाज पर अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के डेरोक ओब्रायन ने नीतीश कुमार जैसे पूर्व रेल मंत्रियों द्वारा तत्काल टिकट योजना, लालू प्रसाद द्वारा गरीब रथ ट्रेन की पहल और ममता बनर्जी द्वारा विजन 2020 दस्तावेजों दुरंतो एक्सप्रेस की पहल करने का उल्लेख किया। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि उसने 2014 से 2021 के बीच रेलवे को ऐसा कौन सा बड़ा विचार दिया जो अगले 15 या 20 वर्ष तक प्रासंगिक बना रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा की है किंतु इसका टिकट करीब 1500 रुपए से 3000 रुपए के बीच होगा। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या आम आदमी इसे वहन कर सकेगा। उन्होंने कहा कि रेलवे के बारे में सत्तारूढ़ दल का दृष्टिकोण तृणमूल कांग्रेस एवं अन्य कई दलों के नजरिए से बहुत अलग है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के नीरज शेखर ने कहा कि ट्रेनों, पटरियों और रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता में पिछले दिनों इस तरह का सुधार आया है जिसे आम आदमी भी महसूस कर रहा है। उन्होंने ट्रेनों में 2 के स्थान पर 4 सामान्य श्रेणी की बोगी डिब्बे लगाने के लिए सरकार को बधाई दी। भाजपा के अजय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड से जुड़ी विभिन्न रेल परियोजनाओं का मुद्दा उठाया और इन क्षेत्रों की लंबित और प्रगतिशील परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने का सुझाव दिया। तेलुगु देशम पार्टी के रविंद्र कुमार ने कहा कि रेलवे में बहुत अधिक पद खाली पड़े हैं जिनसे सुरक्षा से जुड़े पद भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे में सिग्नल सहित विभिन्न पदों पर खाली पड़े पदों को भरने के लिए सरकार को फौरन कदम उठाना चाहिए। भाजपा के राम भाई हरजी भाई मोकारिया ने गुजराती में अपनी बात रखते हुए कहा कि आज देश के लगभग हर स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाएं में बहुत वृद्धि हो गई है। तमिल मनीला कांग्रेस MKG के वासन ने कहा कि भारत का आम आदमी अपनी यात्रा आवश्यकताओं के लिए ट्रेनों पर निर्भर रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार को यात्रियों एवं ट्रेनों की सुरक्षा को सबसे अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। भाजपा के हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में आमान परिवर्तन का सारा काम पूरा कर लिया गया है जो बहुत स्वागत योग्य कदम है। जनता दल एस के नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कर्नाटक से जुड़ी कुछ परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्हें जल्द पूरा किए जाने की सलाह दी। राजद के मनोज झा, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, भाजपा के सकलदीप राजभर, कांता करदम, भाजपा की रूपा गांगुली, विनय सहस्त्रबुद्धे एवं शिव प्रताप शुक्ल, सपा के चौधरी सुखराम सिंह यादव, इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के अब्दुल वहाब,
असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के जवाहर सरकार ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि वह भी इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करना चाहते हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा तथा सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन को फिजूल खर्ची की योजना कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी और भावी पीढ़ी की आकांक्षाएं और उन्हें इन आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें सुविधाओं युक्त ट्रेन सेवा देने में कुछ भी गलत नहीं है। रेल मंत्री ने कहा कि सरकार पुराने कोच को बदलने के लिए बहुत तेजी से काम करे और कई ट्रेनों में कोच पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे में भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि रेलवे में भर्तियों को रोक दिया गया है। तो संसद समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार।